जय हिंद साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन हाजिर हूँ आप सबके बीच वीकली करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम 3 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रिपीट करेंगे और उनका रिवीजन करेंगे। साथ ही जो क्वेश्चंस मिस हुए होंगे और अगर वो इंपॉर्टेंट हैं तो वह इस क्लास में कवर कर लिए जाएंगे। दोस्तों याद रखिए, थोड़ा बहुत स्टैटिक भी इसके साथ कवर करेंगे, तो आप लोग प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा मन लगाकर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास के पूरे क्वेश्चंस और पूरा कंटेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पूरा मन लगाकर अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। दोस्तों साथ ही जल्दी से जल्दी सभी दोस्तों को अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे से ज्यादा स्टूडेंट्स लाइव आकर वीडियो क्लास अटेंड कर सकें। दोस्तों अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है? तो आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है। दोस्तों याद रखिए, यह वीकली रिवीजन क्लास है, तो इसमें ऑप्शन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में दिए जाएंगे जिन क्वेश्चन को पहले नहीं कराया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो 111 मेगावाट की परियोजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिए, 111 मेगावाट कितनी साबरा कुड्डू की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 111 मेगावाट, जिसे लगभग 2080 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। उन्होंने लगभग 3 दशकों से लंबित रेणुकाजी बांध परियोजना, कौन से प्रदेश में? यह दोनों याद रखना दोस्तों। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना नाम से दक्षिण का लग रहा है, लेकिन याद रखिए हिमाचल प्रदेश का है। और साथ में रेणुकाजी बांध परियोजना किससे है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश से है। की आधारशिला भी रखी। 40 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। तो दोस्तों रेणुकाजी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 40 मेगावाट, लागत कितनी? 7,000 करोड़ रुपए। आगे और साथ में याद रखें, अगर आपसे पूछा जाता है कि साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 111 मेगावाट। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, 5 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य पंछियों का संरक्षण संवर्धन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2002 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। दोस्तों याद रखिए, सबसे पहले यह कहाँ मनाया गया था 5 जनवरी को? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कब मनाया गया था? तो 2002 में। पहली बार कब? 2002 में। लेकिन धीरे धीरे इसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाने लगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस के अन्य प्रासंगिक दिन यानी बर्थ डे और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अलग अलग तारीखों को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस या राष्ट्रीय पक्षी दिवस अलग अलग तारीखों को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पक्षी दिवस का आप याद रखें 5 जनवरी को मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, दिसंबर 2021 में जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1.29 लाख करोड़ रुपए। याद रखिए दिसंबर 2021 में जीएसटी संग्रह कितना हुआ है? तो जीएसटी राजस्व 1.29 लाख करोड़ रुपए से अधिक था, जो 2020 में इसी महीने की तुलना में 13% अधिक था। दिसंबर 2021 के महीने में कुल जीएसटी राजस्व रुपीस 1,29,780 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए, जिसमें से सीजीएसटी रुपीस 22,578 करोड़, एसजीएसटी 28,658 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 69,155 करोड़ रुपए, जिसमें आयात पर एकत्रित 37,527 करोड़ रुपए शामिल है। तो दोस्तों 37,527 करोड़ शामिल करके टोटल आईजीएसटी कितनी है? 69,155 करोड़ रुपए और 9,389 करोड़ रुपए उपकर हैं। दोस्तों कुल जीएसटी कितनी संग्रह हुई है दिसंबर 2021 में? तो 1.29 लाख करोड़ रुपए। आप इतना ही याद रखें, और इसकी बढ़ोतरी प्रतिशत जरूर याद रखें, कितना? 13% बढ़ा है दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 के कंपैरिजन में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पर फ्रेमवर्क जारी किया है? आपको बता दें, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी,
भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल ऑफलाइन भुगतान पर फ्रेमवर्क जारी किया है। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में डिजिटल मोड में छोटे मूल्य के ऑफलाइन लेनदेन के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसके मुताबिक किसी भी चैनल या साधन जैसे वॉलेट, मोबाइल डिवाइस या कार्ड का उपयोग करके ऑफलाइन भुगतान किया जा सकता है। दोस्तों एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ नजर डालें तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा स्थापना इसकी 1 जुलाई 1955 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके मुताबिक वर्ष 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई है। दोस्तों आपके ऑप्शन है, नया क्वेश्चन है, याद रखिए आपके ऑप्शन है ए यूनेस्को, बी नीति आयोग, सी जनजातीय मंत्रालय और डी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक वर्ष 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने यह रिपोर्ट जारी की है, याद रखिए। हाल ही में एमपी के छिंदवाड़ा में एक बाघ मृत पाया गया, जबकि इससे पहले भी डिंडोरी इलाके में कथित तौर पर जहर में एक बाघिन की मौत हो गई थी। दोस्तों 44 बाघों की मौत के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहां से याद होती है, याद रखिए दोस्तों स्टार्ट होती है। सबसे पहले स्थान पर कौन सा है बाघों की मौत के मामले में? तो मध्य प्रदेश, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा बाघ हैं, इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो 44 बाघों की मौत के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि उसके बाद महाराष्ट्र 26 और कर्नाटका 14 बाघों की मौत के साथ तीसरे स्थान पर है। याद रखिए पहले पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक। सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, इसे ही टाइगर स्टेट कहा जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन करेक्ट सी होगा, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शहीद जनरल रावत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। याद रखिए दोस्तों मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल की आधारशिला मतलब शुरुआत कब से होती है? तो 1 अप्रैल 2019 से। उत्तर प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच 30 अप्रैल 2015 को हुए एक समझौते के आधार पर इस स्कूल की स्थापना की गई थी। दोस्तों 2015 में समझौता हुआ था और 2019 में स्कूल स्टार्ट हुआ। आगे अगर हम जनरल बिपिन रावत जी को देखें अगर, तो यह सर बोला जा सकता है इनको, भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो आपको यह याद रखना है भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया। इससे पूर्व वो भारतीय थल सेना अध्यक्ष के पद पर 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक रह चुके हैं। पहले यह थल सेना अध्यक्ष थे, फिर यह रक्षा प्रमुख हो गए थे। याद रखिए दोस्तों बहुत अच्छे से, यह भारत के पहले सीडीएस थे। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्मृति मंधाना। याद रखिए हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों याद रखिए इनको अभी यह अवार्ड मिला नहीं है, इनका नामांकन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। दोस्तों नजर डालें आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की तरफ, तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड से हैं और उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं आईसीसी के, याद रखिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन बन गई है? करेक्ट ऑप्शन होगा केरल हाईकोर्ट, ऑप्शन बी केरल हाईकोर्ट। याद रखिए दोस्तों देश की पहली कागज रहित अदालत कौन बनी है? केरल हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया। दोस्तों कब किया इसका उद्घाटन? 1 जनवरी 2022 को। किसने किया? तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। दोस्तों डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय एक सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है और ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों याद रखिए यह रिवीजन क्लास है, थोड़ी स्पीड ज्यादा रहेगी तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिए और डेली क्लासेस अटेंड किया कीजिए जिससे रिवीजन क्लास में आप जल्दी जल्दी कवर कर सकें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
तो आपको बता दें दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों प्रति वर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्मदिन के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिए, लुई ब्रेल ब्रेल लिपि के आविष्कारक, जिसकी मदद से दिव्यांगजन जो देख पाने में असमर्थ हैं वह आज पढ़ लिख पा रहे हैं, यही है वो लुईस ब्रेल। तो लुई ब्रेल के जन्मदिन को मनाने के लिए, उनको याद करने के लिए 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस को संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। विश्व भर में 4 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया था। याद रखना है दोस्तों, पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 2019 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ब्रेल दिवस के लिए 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया था और 2019 में यह पहली बार मनाया गया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों याद रखिए, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बी.एस. पठानिया। याद रखिए, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में बी.एस. पठानिया ने पद ग्रहण किया है। दोस्तों बी.एस. पठानिया ने सेवा से सेवानिवृत्त हुए कृष्णा स्वामी नटराजन से भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों तो सेवानिवृत्त कौन हुए हैं? कृष्णा स्वामी नटराजन। यानी कि बी.एस. पठानिया ने किसको सक्सीड किया है? कृष्णा स्वामी नटराजन को सक्सीड किया है। याद रखिए दोस्तों, यह भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक होंगे। याद रखिए, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। उन्हें नवंबर 2019 में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया और विशाखापत्तनम में तटरक्षक कमांडर के रूप में पदभार ग्रहण किया। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? आपके ऑप्शंस हैं, सॉरी दोस्तों आपको बता दें, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टी.एस. तिरुमूर्ति। तो याद रखिए, हाल ही में टी.एस. तिरुमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति सीटीसी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। दोस्तों भारत अभी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। दोस्तों याद रखना, अस्थायी सदस्य है, तो यह स्थायी नहीं है भारत। उसके 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। याद रखिए दोस्तों, भारत का यह अस्थायी सदस्य हैं जो, यह कब तक के लिए हैं? तो 31 दिसंबर 2022 के लिए। आतंकवाद निरोधी समिति सीटीसी की स्थापना 2001 में 9/11 के आतंकवादी हमलों के को मद्देनजर की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 2001 ने परिषद को एक सहायक संस्था के रूप में आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना की थी। और उसमें दोस्तों याद रखिए कि सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद किसने ग्रहण किया है? तो टी.एस. तिरुमूर्ति ने ग्रहण किया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया है? आपके ऑप्शन आपको बता दें, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5। दोस्तों याद रखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 5 नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया है। दोस्तों यह 5 देश कौन कौन से हैं? तो अल्बानिया, ब्राजील, गैवान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। 5 नए अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों का चयन किया गया है। दोस्तों याद रखिए, अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है, जबकि ब्राजील 11वीं बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हो रहा है। गैबन और घाना पहले 3 बार परिषद में रहे हैं और संयुक्त अरब अमीरात 1 बार परिषद में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों याद रखिए, कौन कौन से देश हैं? अल्बानिया, ब्राजील, गैवान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों और कितने, तो याद यह भी याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 5 नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की? तो आपको बता दें, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 20। याद रखिए, हाल ही में साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। दोस्तों हाल ही में 20 भाषाओं में तो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई है, लेकिन 2021 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार की भी घोषणा की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? याद रखना है 1954 में। दोस्तों यह पुरस्कार साहित्य अकादमी नेशनल
नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। दोस्तों याद रखिए कि टोटल कितनी भाषाओं में, तो 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? आपको बता दें, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दोस्तों वो किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने। याद रखिए हाइपरसोनिक मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को नष्ट कर दिया। उत्तर कोरिया ने इससे पूर्व सितंबर माह में पहली बार एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। दोस्तों अब नजर डालें उत्तर कोरिया की तरफ, तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है तथा यहाँ की सर्वोच्च नेता यहाँ के जो है वह किम जोंग उन यहाँ के सर्वोच्च नेता हैं। दोस्तों और उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? तो याद रखिए उत्तर कोरिया की मुद्रा वॉन है। दोस्तों यहाँ पर आप मैप को देखिए तो आपको यहाँ ऊपर नॉर्थ कोरिया मतलब उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया दिखेगा। दोस्तों इनके बीच से जो लाइन गई है यह है 38वीं डिग्री समानांतर रेखा, जिसे विश्व की सबसे अशांत अंतरराष्ट्रीय सीमा बोला जाता है। वह है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की विश्व की सबसे अशांत सीमा कौन सी? 38 डिग्री समानांतर रेखा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? नया क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन भी बोलेंगे। आपके ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में चीन ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है। दोस्तों चीन ने हाल ही में शंघाई प्रांत में विश्व का सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है, जिसने सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर के रूप में अपनी रैंक बरकरार रखी है। शंघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है, जो कि विश्व का सबसे लंबा नेटवर्क बना हुआ है। अब शंघाई में 20 मेट्रो लाइनें और 508 स्टेशन हैं। याद रखिए दोस्तों किसने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की शुरुआत किसने की? तो यह चीन ने की है। दोस्तों साथ ही याद रखिए कि अगर चीन का नाम आया है तो चीन विश्व में जनसंख्या में सबसे आगे तथा क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर है। राजधानी यहाँ की बीजिंग है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU का पता लगाया है? आपको बता दें दोस्तों कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी फ्रांस। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में फ्रांस ने वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU का पता लगाया है। दोस्तों याद रखिए किसने? तो फ्रांस देश के वैज्ञानिकों ने। नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन की तुलना में अधिक उत्परिवर्तित तनाव कहा जाता है। B1640.2 या IHU वेरिएंट को सबसे पहले संस्थान IHU मेडिटेरेनियन इन्फेक्शन में शिक्षाविदों द्वारा पहचाना गया था और इसमें 46 उत्परिवर्तन शामिल हैं जो कि ओमिक्रॉन से अधिक हैं। दोस्तों याद रखिए इसका नाम क्या दिया गया? B.1.6402.2। दोस्तों याद रखिए साथ ही किसने? तो यह फ्रांस के वैज्ञानिकों ने नया वेरिएंट ढूंढा है। दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है। भारत का पेरिस किसे? तो जयपुर को कहा जाता है। याद रखिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के पहले ओपन रोक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन है ए पटना, बी रांची, सी हैदराबाद और डी दिल्ली। वैसे यह क्वेश्चन नया है इसलिए ऑप्शन पढ़ दिए। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। दोस्तों देखते हैं आगे। तो विज्ञप्ति में कहा गया कि ओपन रॉक म्यूजिक कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में और जनता को शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से भारत और विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं जिनकी उम्र 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक है। दोस्तों याद रखिए कहाँ पर? तो यह भारत का पहला अपना रॉक संग्रहालय कहाँ पर? हैदराबाद पर। और किसके द्वारा? तो दोस्तों याद रखिए किसने इसका उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, गूगल ने हाल ही में कितने $1 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप
सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? दोस्तों याद रखिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, $500 मिलियन। गूगल ने हाल ही में $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। दोस्तों अल्फाबेट इंक के स्वामित्व वाली गूगल ने हाल हाल ही में बढ़ते साइबर हमलों के बीच $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। सिंप्लीफाई को गूगल क्लाउड के क्रॉनिकल ऑपरेशन में एकीकृत किया जाएगा। दोस्तों अब नजर डालें गूगल की तरफ। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है तथा इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं और सह संस्थापक एवं सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई, याद रखिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वरिष्ठ राजनयिक को निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों याद रखिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अनुपम रे। आपको बता दें कि हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक अनुपम रे को निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों वरिष्ठ राजनयिक रूप अनुपम रे को हाल ही में निशस्त्रीकरण पर जिनेवा में संयुक्त अरब सम्मेलन में भारत के अगले चार राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्ष 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। साथ ही वर्तमान में दिल्ली में मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वे जल्द ही शर्मा का स्थान लेंगे। दोस्तों याद रखिए इनका किसने? अनुपम रे बनाए गए हैं अगले भारत के अगले राजदूत। कहाँ के लिए? तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए। भारत के अगले नए राजदूत कौन है? अनुपम रे, याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने हाल ही में भारत का कौन सा ऑटो सेक्टर ईटीएफ लॉन्च करने की घोषणा की है? आपको बता दें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पहला। दोस्तों निप्पॉन इंडिया लिमिटेड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने हाल ही में भारत का को सॉरी दोस्तों भारत कौन सा पहला ऑटो सेक्टर ईटीएफ लॉन्च करने की घोषणा की है? दोस्तों निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने हाल ही में भारत का पहला ऑटो सेक्टर ईटीएफ लॉन्च करने की घोषणा की है। निप्पॉन ऑटो ईटीएफ 5 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 तक परिचालन शुरू करेगा। निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ईटीएफ मुख्य रूप से निफ्टी ऑटो इंडेक्स वाले शेयरों में इंडेक्स के समान अनुपात में निवेश रहेगा। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में 25 चीनी J-10C फाइटर जेट की खरीद की है? तो आपके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। दोस्तों याद रखिए कि पाकिस्तान ने हाल ही में 25 चीनी J-10C फाइटर जेट की खरीद की है। दोस्तों पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने रावलपिंडी में बताया कि 23 मार्च को फ्लाई पास्ट में 25 चीनी लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। दोस्तों 25 चीनी लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। J-10C को चीनी वायुसेना का एक सक्षम लड़ाकू विमान माना जाता है, लेकिन यह राफेल की अत्याधुनिक क्षमताओं के तुलना में काफी पीछे है। नया डाला है पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया तथा राजधानी इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति पाकिस्तान के वर्तमान में आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए रजनीश मिश्रा, बी प्रकाश मल्होत्रा, सी प्रमोद अग्निहोत्री और डी विनय कुमार त्रिपाठी। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनसे को विनय कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने मंजूरी दे दी है और वह वर्तमान में भारत पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक हैं। विनय कुमार त्रिपाठी ने रुड़की से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया और 1983 के इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैच से रेलवे में आए। उनकी पहली तैनाती उत्तर रेलवे में सहायक विद्युत अभियोजना के रूप में
हुई है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? आपको बता दें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। दोस्तों याद रखिए, हाल ही में फ्रांस ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है। फ्रांस ने 1 जनवरी 2000 सॉरी फ्रांस ने 1 जनवरी 2022 से यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण की है। देश अगले 6 महीनों के लिए 30 जून 2022 तक यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करना जारी रखेगा। यह 13वीं बार है जब फ्रांस ने घूर्णन राष्ट्रपति को का पद संभाला है। यूरोपीय संघ के राष्ट्रपति के रूप में फ्रांस को के आदर्श वाक्य रिकवरी का फ्रांस का आदर्श वाक्य क्या है? रिकवरी स्ट्रेंथ ब्लॉगिंग। याद रखना है दोस्तों क्या है? स्ट्रॉगिंग फ्री रिकवरी स्ट्रेंथ और ब्लॉगिंग इसका है। दोस्तों याद रखिए यह कब तक के लिए? तो 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक के लिए फ्रांस अध्यक्षता करेगा। किसकी? यूरोपीय संघ की। याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी केरल, सी कर्नाटक और डी दिल्ली। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में एक गुजरात, एक केरल, सी कर्नाटक और डी दिल्ली, यह चारों चीजें रख देते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि राज्य में कर्नाटक राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों कर्नाटक राज्य में पहला खिलौना निर्माण कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है, जो कि मार्च 2022 से चालू किया जाएगा। इस कोप्पल टॉय क्लस्टर में खिलौना बनाना है। दोस्तों याद रखिए कहां पर? तो कर्नाटक में पहला खिलौना निर्माण कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला किसने रखी है? आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल। याद रखिए तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला सर्बानंद सोनोवाल ने रखी है, जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। दोस्तों याद रखिए कौन है सर्बानंद सोनोवाल? वर्तमान में भारत के केंद्रीय आयुष मंत्री। दोस्तों की आधारशिला रखी है। इस अकादमी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के सभी स्तरों तक पहुंचने का प्रयास करती है और इनकी देखरेख एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा की जाएगी। याद रखिए दोस्तों कि इसका उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। कहा? तो तेलंगाना में किया है। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल बस नहीं होना चाहिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सी ड्रैगन अभ्यास 2022 में कितने देश शामिल हो रहे हैं? आपको बता दें आपके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 6। दोस्तों सी ड्रैगन अभ्यास 2022 में 6 देश शामिल हो रहे हैं। भारत और कनाडा और दक्षिण कोरिया 3। चतुर्भुज रक्षा वार्ता या क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड में बहुत उसके सहयोगी पश्चिमी प्रशांत में गुआम में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में भाग ले रहे हैं। अभ्यास में भाग लेने वाले 6 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया इतने जा रहे हैं। दोस्तों याद रखिए भारत और कनाडा किसमें? तो सी ड्रैगन अभ्यास 2022 में भारत कनाडा समेत 6 देश शामिल हो रहे हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, दोस्तों भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया पहला कोविड-19 के लिए रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का क्या नाम है? आपको ऑप्शन है आपके कोरेम्बटम, बी कोवैक्सीन, सी कोविशील्ड और डी फाइजर। तो दोस्तों याद रखिए भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया पहला कोविड-19 के लिए रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का नया नाम है। दोस्तों इसका नाम क्या है? तो कोर्बेवैक्सटीएम। याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट, कोर्बेवैक्सटीएम। याद रखना किसने? और इसको मंजूरी दी गई है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया गया कोविड-19 का रिसेप्टर है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न सॉरी दोस्तों, कोरोना वायरस से जंग के बीच देश को 2 और वैक्सीनों का साथ मिला। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण जंग के बीच देश को 2 और वैक्सीनों के साथ मिला। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन कोवोवैक्स और बायोलॉजिकल ई को कोर्बोवैक्स
शर्तों के साथ आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी दी। दोस्तों याद रखिए कि इसकी आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है और यह एक प्रकार का रिसेप्टर है जो कि स्वदेशी रूप से पूर्णतः स्वदेशी रूप से बनाया गया आज का पहला है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला किस शहर में रखेंगे? आपको बता दें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मेरठ। दोस्तों याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला उत्तर प्रदेश के मेरठ में रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मेरठ के सरधना कस्बे में शलाबा और कैली गांव में की जाएगी। विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों की प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी। दोस्तों याद रखिए कि इसकी स्थापना कहाँ तो मेरठ में की गई और किसके नाम पर तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़े के अनुसार भारत ने दिसंबर में सबसे अधिक मासिक निर्यात 37 बिलियन अरब का रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए जनजातीय मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय और डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो याद रखिए दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़े के अनुसार भारत ने दिसंबर में सबसे अधिक मासिक निर्यात 37 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों आपको बता दें कि इसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने दिसंबर में सबसे अधिक मासिक निर्यात 37 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़े के अनुसार भारत ने दिसंबर में सबसे अधिक मासिक निर्यात 37 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 7 जनवरी, बी 5 जनवरी, सी 6 जनवरी और डी 6 जनवरी। तो दोस्तों याद रखिए कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैला पाने के लिए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस की शुरुआत फ्रांसीसी संगठन एसओसी इन्फेंट डार्कनेस द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित बच्चों की मदद करना था। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। एंड दोस्तों थोड़ा कहीं कहीं अगर फ्लो डाउन होता है तो उसके लिए सॉरी, बट प्लीज एडजस्ट कीजिए। आप लोग कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कि अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।